हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डीजल साइकिल। थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग ऑटो साइकिल पढ़े, ऑटो साइकिल का न्यूमेरिकल, उसका एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी देखे। सेम चीज हम लोग डीजल साइकिल के लिए करेंगे और साथ ही साथ दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। डीजल साइकिल के लिए मैं बताते चलो, जिस प्रकार ऑटो साइकिल के लिए बताया था कि जहां पर भी गैसोलीन से चलने वाले ऑटोमोबाइल है, पेट्रोल चलित वाहन है, वहां पे ऑटो साइकिल यूज होता है। ऑटो साइकिल का जो वर्किंग देखे थे उस मॉडल पे वो कार्य करता है। लेकिन ये 1893 में रुडोल्फ डीजल नामक जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इस साइकिल को प्रपोज किया था। ये उनके नाम पे पेटेंट है। तो जो भी डीजल चलित वाहन है, जो डीजल से चलने वाले इंटरनल कंबशन इंजन्स है, वो इस साइकिल पे कार्य करती है। तो आज हम इसका भी पीवीटीएस डायग्राम देखेंगे, इसका एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी देखेंगे। इसका डेरिवेशन एग्जाम में कम ही आता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, साथ ही साथ कंपैरिजन करेंगे ऑटो और डीजल साइकिल में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मेन कंस्ट्रक्शन वैसे आप देखेंगे तो जो पार्ट्स होता है, जो बेसिक पार्ट्स होगा इंटरनल कंबशन इंजन का, जो पार्ट्स के बारे में पढ़ाया हूं, तो वैसे ही है जैसे ऑटो साइकिल में जो हम लोग देखे थे, वही इसमें भी रहेगा। मतलब एक सिलेंडर है, पिस्टन है, फिर इधर आगे का पार्ट कनेक्टिंग रॉड रहेगा, क्रैंक केस, और इस तरीके से इधर शाफ्ट वाला पार्ट हो गया। तो इंटरनल कंबशन में बेसिकली पिस्टन, सिलेंडर, और फिर ये सिलेंडर हेड होता है इस साइड। तो सिलेंडर हेड में दो वाल्व लगी होती है। एक मान लो कोई इसमें से एक इनलेट वाल्व होगी, तो दूसरा वाला आउटलेट वाल्व होगी। ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का बाकी पार्ट तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देखे थे ऑटो साइकिल में यहाँ पे क्या था, स्पार्क प्लग लगी हुई थी। तो उसके जगह पे यहाँ पे क्या रहता है, फ्यूल इंजेक्टर आता है। फ्यूल इंजेक्टर, ये मेन डिफरेंस है। फ्यूल इंजेक्टर, वहां पे स्पार्क जनरेट कर रहे थे, यहाँ पे फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। वर्किंग देखेंगे हम लोग तो जैसे कि ये अभी अपने बॉटम डेड सेंटर पे है। जो लास्ट क्लास में किए थे वही सारे चीजें हैं। बॉटम सारे टर्मिनोलॉजी सब पहले से ही अवगत हो चुके हैं। ये बॉटम डेड सेंटर है, बॉटम डेड सेंटर, और इधर होता है ये टॉप डेड सेंटर। पिस्टन का पहले शुरू जब उसका इंडिकेटर डायग्राम बनाते थे, तो वहां पे देखे थे तो इनटेक से स्टार्ट करते थे। लेकिन जैसे ही मैंने ऑटो साइकिल का जो फाइनल रूप बनाना शुरू किया, तो बताया था कि साइकिल कंप्राइजेस इनटू फोर प्रोसेसेस, ओनली 4 प्रोसेसेस, जिसमें 2 आइसोकोरिक प्रोसेस था और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था। सेम टू सेम यहां पर भी ये 4 प्रोसेस मिलकर के ये साइकिल बनाएंगे, लेकिन ऑटो साइकिल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो बेसिक चीज बता देता हूं। ये आप जानते हैं, ये जो थोड़ा सा वॉल्यूम बचता है, मतलब पिस्टन अधिकतम यहां तक आ सकता है, टॉप डेड सेंटर, उससे आगे नहीं जाएगा। तो ये छोटा सा जो वॉल्यूम बनता है उसको क्या बोलते थे, क्लियरेंस वॉल्यूम। उसमें भी वही था, यहां पर भी वही रहेगा। और ये आपका वही है जो मिनिमम वॉल्यूम रहेगा, इसको V2 बोलेंगे। सारे चीजें कैसे हो रहा है, तो वो आपको अगर डाउट आ रहा है तो पहले वीडियो जाकर देखिए, सारी चीज एकदम से क्लियर हो जाएगा। और ये अधिकतम इधर अपने बॉटम डेड सेंटर तक जा सकता है। तो ये जो वॉल्यूम होता था ये V1 होता था। और इन बिटवीन दिस टू वॉल्यूम में से कहां तक ये ट्रेवल करता है, ये स्ट्रोक कहलाता था। स्ट्रोक या वॉल्यूम के टर्म में बोलेंगे, यही V स्वेप्ट वॉल्यूम होता था। ठीक है, तो ये सारे चीज पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी, क्योंकि यही स्वेप्ट है। सिंपल एल से अगर लंबाई में दर्शाऊं तो कितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है, दैट इज नोन एज द स्ट्रोक। लेकिन जो वॉल्यूम कितना कवर कर रहा है पिस्टन के द्वारा ड्यूरिंग देयर ट्रेवलिंग, तो उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन का इस पार्ट। मेन डिफरेंस है वही बता दिया फ्यूल इंजेक्टर का। प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस यहां भी स्टार्ट यहीं से होता है, बॉटम डेड सेंटर से। एक बार एयर फ्यूल मिक्सचर, इसमें केवल एयर इनटेक होगा। ऑटो साइकिल में हम लोग देख रहे थे तो एयर और फ्यूल दोनों मिक्सचर, यहां से इनलेट वाल्व ओपन होता था, इनलेट वाल्व से यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता था, सक्शन के कारण इधर ये वैसे ही होता है जैसे इंजेक्शन में आप
इंजेक्शन जैसे देखो सिरेंज में इस सिरेंज को खींचने से वहां वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होने से जो कुछ भी चीज उसमें से लिक्विड डालना चाहते हो डाल सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस है। तो यहाँ से एयर को सक किया जाता है तो इनलेट वाल्व खुला रहेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, सक्शन प्रोसेस है। तो इसको साइकिल में नहीं इन्वॉल्व करती, ये माना जाता है कि इनटेक हो चुका है। अब प्रोसेस स्टार्ट होता है वन मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो एयर जैसे अंदर आया, इनटेक हो गया, तो ये कंप्रेशन स्टार्ट करेगा। कंप्रेशन स्टार्ट करेगा उस समय बोथ वाल्व आर क्लोज्ड, दोनों वाल्व क्लोज्ड रहेगा, तो ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। कंप्रेस होना शुरू हुआ क्या होगा, जो एयर का मॉलिक्यूल्स है उसके लिए स्पेस कम होते जाएगा, जिसके कारण डेंसिटी बढ़ने से उसका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सिंपल ये स्टार्ट होगा यहां से, जैसे उसमें हम लोग देखते थे, सेम टू सेम वैसे ही है। तो पहला प्रोसेस कंप्रेशन उसमें भी था, ये भी एक कंप्रेशन प्रोसेस। तो प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो कंप्रेशन प्रोसेस होगा, ये कंप्रेस हुआ कहां तक है, क्लियरेंस वॉल्यूम तक ये कंप्रेस हुआ। तो यहाँ पे जैसे एयर कंप्रेस होगा छोटी सी जगह पे आ गया है, तो उसका प्रेशर बहुत हाई होगा, साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी बहुत ही हाई होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कर्व बना लेता हूं मैं। प्रोसेस 1 से स्टार्ट हो रहा है, कर्व ही बनेगा, क्योंकि पीवी ग्राफ में आइडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस कर्व बनता है, ये हम लोग पहले से जानते थे। ये हो गया 1 to 2, ठीक है। ये है आपका वॉल्यूम लाइन, क्योंकि पीवी ग्राफ में हम लोग इसको शो कर रहे हैं। तो 1 to 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, हीट एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। फिर क्या होता है, जैसे ये कंप्रेस हुआ यहाँ पे आया, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है। फ्यूल इंजेक्ट हुआ तो डीजल का जो क्या रहता है, जो फ्लेमिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा कम होता है, इसके कारण यहाँ पर से फिर से कंबशन स्टार्ट होगा, मतलब हीट एडिशन होगा। और ये जो प्रोसेस होता है उसमें ऑटो साइकिल में देखेंगे तो आइसोकोरिक होता था, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता था। लेकिन यहाँ पे एक चेंज वही है कि जो हीट एडिशन होगा वो आइसोबारिक होता है। ये हीट एडिशन जो होता है इसमें आइसोबारिक होता है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। बाकी रेस्ट प्रोसेस आर सेम एज इट वाज इन द ऑटो साइकिल। तो एक्सपांशन होगा, फिर से वैसी एक्सपांशन जो होता है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक होगा, और जो एग्जॉस्ट प्रोसेस होगा वो आइसोकोरिक ही होगा। This three process means this S equals to constant, S equals to constant, this is V equals to constant, this is P equals to constant. So difference is only here, means the heat addition for the diesel cycle is at a constant pressure, ठीक है। constant pressure पे heat addition होगा। Rest process are the same as in the Otto cycle, means जो एक्सपांशन प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक होगा, और जो एग्जॉस्ट होगा वो भी। प्रोसेस क्या हुआ, अब देखिए 1 to 2 मतलब जो एयर आ चुका है, इनटेक हो चुका है, उसको कंप्रेस किया तो कहां तक आया, V2 तक आया। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे फ्यूल को इंजेक्ट किए, फ्यूल को इंजेक्ट करोगे तो उसमें हीट एडिशन होगा, कंबशन होगा। कंबशन मतलब फ्लैश प्लस हीट होता है, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा तो पावर स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक में वर्क डन होता है, इसको वापस धकेलेगा, ये 1 वाला कंडीशन पे आएगा, और फिर इधर आउटलेट वाल्व खुल जाएगा, इसको कंप्रेस करके यहां से एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये कब होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। सारे प्रोसेस को एक बार मैं लिख देता हूं, क्योंकि जो भी आप डायग्राम बनाओगे उसके नीचे जैसे पीवी ग्राफ बना, इसके जस्ट बाजू में टीएच डायग्राम होना चाहिए। यहाँ पे आप सिलेंडर दिखा दिए तो अच्छी बात है, लेकिन जस्ट इसके नीचे में आपको दिखाना पड़ेगा कौन सा प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस 1 to 2 क्या है, पहले जानते हैं वो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, दिस 1 to 2। फिर प्रोसेस 2 to 3
आइसोबारिक हीट एडिशन, आइसोबारिक है, ये क्या हो जाएगा, आइसोबारिक हीट एडिशन, हीट एडिशन, हीटेड होगा। और क्या है, फिर 3 to 4 अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम का कम होना कंप्रेशन प्रोसेस, वॉल्यूम का बढ़ना एक्सपांशन प्रोसेस। एक्सपांशन में वर्क मिलता है, मतलब सिस्टम द्वारा वर्क किया जाता है, कंप्रेशन में सिस्टम पे वर्क किया जाता है, मतलब सिस्टम को वर्क सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस 3 to 4 बहुत सिंपल है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस है, ये एक्सपांशन प्रोसेस। फिर अगर लास्ट वाला प्रोसेस 4 to 1, दिस इज आइसोकोरिक एग्जॉस्ट प्रोसेस, ठीक है। तो सारे प्रोसेस को नीचे लिखना है, चाहो तो साइड में आपको बता देना है कि ये क्या होता है Q इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये क्या होता है P इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये क्या होता है Q इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये क्या होता है V इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा यहीं से मैं डिफरेंशिएट करते चलूं, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं आता तो मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा और कंपैरिजन करूंगा। आप वहां देख रहे थे जो हीट एडिशन हो रहा था वो आइसोकोरिक था, देखिए ये वाला हीट एडिशन है, ये Q1 amount of heat is to be added this cycle and heat is removed from here, that Q2। तो ये Q1 है, Q1 का मान कितना होगा, आप उसमें देखे थे mCv dt होता था, mCv dt, क्योंकि ये आइसोबारिक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइसोबारिक के लिए हीट एडिशन क्या होता है mCp dt, और बाकी एग्जॉस्ट तो सेम है आइसोकोरिक, तो ये कितना आएगा mCv dt, ठीक है। ये सेम टू सेम है ऑटो साइकिल का। कंपैरिजन करते चलिए, याद रखने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि देख चुके हैं आप कि केवल यही जो प्रोसेस आइसोबारिक है, केवल हीट एडिशन वाला बस बदल रहा है डीजल साइकिल के, रेस्ट आर द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि ये जो Cp होता है, Cp always greater than the Cv, specific heat capacity for the air, तो उसमें कांस्टेंट प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो होता है, मतलब Cp का मान जो होता है वो Cv से हमेशा ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो इसमें हीट ज्यादा है हो रहा है, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस है, उसके हिसाब से हम इसका कंपैरिजन करके भी दिखाएंगे। तो ये रहा इसका वर्किंग, ये रहा इसका सिंपल पीवी ग्राफ, मैं इसका टीएच डायग्राम बना के दिखाता हूं, और साथ में इसका एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालते हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये चेंज करता हूं। ठीक है, तो टीएच डायग्राम, यहीं पे बना लेते हैं, जस्ट बाजू में होना चाहिए। ये है आपका टीएच ग्राफ, क्योंकि फॉर द ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, फॉर बोथ साइकिल पीवी एज वेल एज टीएच डायग्राम both are very important for your exam point of view. Also it is very important when we will compare these two cycle, जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर भी रिक्वायर्ड होगा। तो अगेन वही होता है, पीवी ग्राफ का जो कर्व है उसके लिए स्ट्रेट लाइन हो जाता है, उसके लिए स्ट्रेट, इसके लिए कर्व होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम ये सिंपल सा बनता है, ये बनाओ। इसके बाद सीधा ये क्लॉकवाइज, एरो लगाना नहीं भूलना है, ये क्लॉकवाइज ही होगा ग्राफ, चाहे पीवी टीएस एचएस कुछ भी हो, ग्राफ हमेशा क्लॉकवाइज ही होता है, क्योंकि हीट इंजन का मतलब होता है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, वो वर्क करके देगा, वर्क करके देना, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरिया अंडर कर्व निकालोगे तभी पॉजिटिव आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज करने से वर्क निगेटिव आ जाएगा, तो फिर वो हीट इंजन नहीं होगा, हीट इंजन का जो डेफिनेशन है उसको वायोलेट कर जाएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब देखिए ये 1 to 2 ये कर्व था, ये स्ट्रेट है, और क्योंकि ये एस इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं, 1 to 2 यहाँ पे एस इक्वल टू कांस्टेंट है,
कैसे पहचाने, बना तो लिए, तो ये कैसे पता चलेगा, 1 to 2 1 to 2 1 to 2 एस इक्वल टू कांस्टेंट, एस कांस्टेंट मतलब एक ही लाइन पे आना चाहिए। और देखो 3 to 4 भी एस इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये 3 है ये 4 है, इसके लिए भी एस एक ही है, मतलब एस1 बराबर हो गया यहाँ पे एस2, यहाँ पे एस3 बराबर होगा एस4। ठीक है, साथ ही साथ बताते चलूं, एरिया अंडर कर्व फॉर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क डन, एरिया अंडर कर्व फॉर टीएस ग्राफ रिप्रेजेंट हीट एक्सचेंज। मतलब ये जो ग्राफ होगा, ये जो दोनों के लिए जो डिफरेंस आ गया, ये अंदर का जो ग्राफ होगा, दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय डीजल साइकिल और दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सचेंजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब ये जो एरिया होगा, ये अंदर का एरिया होगा, उतना अमाउंट ऑफ हीट ही एक्सचेंज होगा पूरे प्रोसेस में। तो ये रहा पीवी ग्राफ और ये रहा टीएस ग्राफ फॉर द डीजल साइकिल। फिर से एक बार बताते चलूं, अगर आप टीएस ग्राफ को अलग अलग देखोगे फॉर द ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, मैं बोल सकता हूं कि यही ऑटो साइकिल के लिए, यही डीजल साइकिल के लिए, तो ऐसे इंडिविजुअल देखने पे वो सही है। लेकिन सेम ग्राफ पे अगर इसी ग्राफ पे मुझे बोल दे कि आप इसी पे टीएस ग्राफ बनाओ ऑटो का भी, तो कैसे बनेगा, तब हमें डिफरेंस पता चलेगा। तो अगर आपको याद होगा तो टीएस ग्राफ में आइसोकोरिक और आइसोबारिक के लिए क्या होता था, तो जो स्लोप होता था फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम वो ज्यादा होता था और स्लोप जो होता था आइसोबारिक वो कम होता था। मतलब इसी पे मैं अगर ऑटो साइकिल का ग्राफ बना दूं, टीएस ग्राफ बना दूं, तो वो कैसे बनेगा, तो वो बनेगा, उसका स्लोप ज्यादा होता था, मतलब वो कुछ इस प्रकार जाएगा। अगर दोनों को एक साथ बनाए तब, तो ये हमें पता चलेगा, ये देखिए जो भी होगा, तो ये इसको मान लो 2 डेज, तो आप बोल सकते हैं 1 to 2 days 4 1 to 2 days 4 रिप्रेजेंट ऑटो साइकिल एंड 1 to 3 4 रिप्रेजेंट डीजल साइकिल। ठीक है, तो दोनों को एक ही में अगर बनाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि ये ऑटो साइकिल का था, ये डीजल साइकिल का था। बहरहाल मैं अभी कंपैरिजन करता हूं, कंपेयर करने के लिए फिर से मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो 2 पॉइंट लेकर के कंपैरिजन करेंगे। उससे पहले एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी का उसका डायरेक्ट फार्मूला लिख के मैं समझा देता हूं, क्योंकि फार्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन नहीं ज्यादातर नहीं पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल हर बार आया है। ठीक है, पीवीटीएच डायग्राम और ये वर्किंग हो गया। अब पहले मैं इसका एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी बता देता हूं। ठीक है, तो एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी, इस यूनिट में आपको 4-5 टाइप का इफिशिएंसी का नाम सुनने को मिलेगा। थर्मल इफिशिएंसी, ब्रेक पावर इफिशिएंसी, इंडिकेटेड इफिशिएंसी, फ्रिक्शन पावर इफिशिएंसी, रिलेटिव इफिशिएंसी, तो बहुत सारा कंफ्यूजिंग है। तो फार्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड फॉर ऑटो साइकिल एंड वी आर गोइंग टू डिराइव फॉर डीजल साइकिल, दैट इफिशिएंसी इज नोन एज द एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। तो एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी आपको ऑटो साइकिल के लिए याद होगा, तो क्या होता था, एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी क्या होता था ऑटो साइकिल के लिए, तो 1 minus 1 by compression ratio to the power gamma minus 1. This is the air standard efficiency formula that we have derived for the ऑटो साइकिल। ठीक है, ये ऑटो साइकिल के लिए ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अगर मैं इसके लिए डिराइव करूंगा, थोड़ा सा लंबा जाता है डेरिवेशन, तो डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला भी लिख दे रहा हूं, क्योंकि उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो न्यूमेरिकल पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये होता है रो टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय रो इंटू गामा इंटू रो माइनस 1। ठीक है, तो ये नया नया टर्म क्या क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। एक मिनट इसको मैं चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, गामा इंटू रो माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या क्या चीजें हैं एक बार देख लेते हैं ध्यान से। बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, ये क्या है, आर क्या है, कंप्रेशन रेशियो,
कंप्रेशन रेशियो, और ये क्या होता है V1 डिवाइडेड बाई V2, V1 डिवाइडेड बाई V2, या इसी को हम लोग क्या लिख रहे थे VS प्लस VC डिवाइडेड बाई VC। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएगा। दूसरा, ये इसको आप जानते ही हैं पहले से, ये क्या होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो। स्पेसिफिक हीट रेशियो बोलते हैं मतलब CP बाई CV, और चूंकि हम लोग एयर के लिए कर रहे थे कितना होता है वो भी याद होना चाहिए, तो 1.4। एक नया चीज में आया है, इसको बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो इसका मतलब होता है कि हीट एड जो हो रहा है वो कहां तक हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि हीट एडिशन यहां से शुरू हो रहा है इस वॉल्यूम से, और कहां तक हो रहा है हीट एडिशन इस वॉल्यूम तक, मतलब V2 से शुरू हो रहा है और ये V3 तक जा रहा है। तो इसको बोलते हैं, एक नया टर्म है V3 बाई V2। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में से बहुत ज्यादा उपयोग होगा। So these are the term that is used in the air standard efficiency for diesel cycle. This is the final formula for the diesel cycle. याद रखिए। एक चीज ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो फैक्टर है, ये this factor is multiplied to the efficiency of to the this 1 by r to the power gamma minus 1, इससे ये मल्टीप्लाइड है। यही बस फैक्टर है जो ऑटो साइकिल को डीजल साइकिल से अलग करेगा, डिफरेंशिएट करके दिखाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो ये जो वैल्यू होता है, दिस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, अब अगर R का वैल्यू सेम हो, R मतलब कंप्रेशन रेशियो सेम हो ऑटो और डीजल साइकिल के लिए, तो चूंकि ये वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये टोटल वैल्यू डीजल साइकिल के लिए बड़ा आ जाएगा। तो 1 में ज्यादा बड़ा अमाउंट माइनस हो रहा है, इसका मतलब जो डीजल साइकिल का जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होगा वो ऑटो साइकिल के एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी से कम होगा। क्या बोला मैं, ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1.2 1.23 इस टाइप का आता है। न्यूमेरिकल करके देखिएगा 1 से थोड़ा बड़ा ही आएगा। बड़ा होने से इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड है, तो 1 के साथ माइनस जितना हो रहा था उससे ज्यादा बड़ा चीज माइनस होगा। इसके यही कारण है कि अगर R का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, मतलब कंप्रेशन रेशियो V1 by V2 अगर कांस्टेंट रहे, जो कि होता नहीं है, कांस्टेंट रहे के अंदर मतलब जितना ऑटो साइकिल के लिए ये रहेगा उतना डीजल साइकिल के लिए रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ईटा का मान जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होगा उसमें क्या होगा, डीजल साइकिल का कम होगा ऑटो साइकिल से। लेकिन रियल में अभी मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तब बता दूंगा, जब SI और CI इंजन का में डिफरेंशिएट करने वाला एक और मैं वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, तो उसमें मैं बताऊंगा। तो जो R का मान जो होता है, R का मान जो ऑटो साइकिल के लिए होता है वो लगभग 4 से 6 होता है, जबकि R का मान जो डीजल साइकिल के लिए जो होता है वो क्या होता है, ये होता है लगभग 16 से 20, मतलब इससे 4-5 गुना अधिक होता है। यही कारण है कि इसका एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि ये वैल्यू काफी छोटा हो जाता है। कंडीशन क्या बोला, अगर R सेम हो तब डीजल साइकिल का कम होगा, लेकिन ये सेम नहीं रहता। जितना भी जो हैवी व्हीकल्स है, जैसे मैं बता चुका एक बार, जो बस है मतलब कि जो लोड सप्लाई के लिए जो उपयोग में लाया जाता है, उनके लिए ये उपयोग में होता है। ठीक है, तो ये रहा। थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं। तो 2 पॉइंट बेसिस पे मैं कंपैरिजन बताऊंगा आप लोगों को। ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इस पे कंपैरिजन बताने जा रहा हूं। तो 2 पॉइंट बेसिस पे मैं कंपैरिजन बताता हूं और एक ही ग्राफ में बताने की कोशिश करूंगा। पहला, फॉर सेम वैल्यू ऑफ आर। पहला कैसे ले रहा हूं, मतलब कंप्रेसर रेशियो सेम रहे तब क्या होगा। ठीक है, कंप्रेसर रेशियो सेम के लिए पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। कैसे बनेगा, टीएच डायग्राम बना लेते हैं, बहुत आसान है, अभी जो बनाया था उसी को। ठीक है, तो ये इस प्रकार बनता है।
सेम कंप्रेशन रेशियो मतलब क्या होगा, आपको 1 और 2 पॉइंट फिक्स रहेगा, मतलब ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, तो 2 भी स्टार्ट वहीं से होगा, ये तो क्लॉकवाइज जाता ही है, जानते ही हो। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक चीज अलग हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, जो कांस्टेंट v रहेगा उसके लिए स्लोप ज्यादा होता है, और जो कांस्टेंट p रहेगा उसके लिए स्लोप कम होता है। ठीक है, तो ये जो है, इसको एक बार और बना देता हूं मैं। इसको मान लेते हैं 3 डेज, इसको 3 और 4। इस ग्राफ में जो 1 2 3 डेज और 4 है, ये है आपका ऑटो साइकिल, और 1 2 3 4 ये है आपका डीजल साइकिल। अब देखिए, मैं किसी ग्राफ का एनालिसिस करके थोड़ा सा आपको बता दूं। जो एरो है तो क्लॉकवाइज रहेगा दोनों में, ठीक है, क्योंकि ये टीएस ग्राफ है, तो टीएस ग्राफ में ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब यहाँ पे ये भी जान लीजिए, अगर पूरे ग्राफ का अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है, ये नीचे का एरिया, मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ हीट, चूंकि ग्राफ में ये जो ग्राफ होता है उसका जो ये एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, दिस रिप्रेजेंट द हीट एक्सचेंज। तो हीट एक्सचेंज अगर हीट इंजन में बना देता हूं एक बार, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ये है आपका हीट इंजन, हीट इंजन ऐसे बनता है, ठीक है। हीट इंजन में Q1 अमाउंट ऑफ हीट डिलीवरिंग एंड दिस इज Q2 अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिजेक्टेड टू द सिंक, और रेस्ट पार्ट जो होता है वही जो है वर्क में कन्वर्ट होता है। तो इस ग्राफ में अगर मेरे को पूछे कि Q1 क्या है और Q2 क्या है, ध्यान दीजिए, तो मैं उल्टा बताना शुरू करता हूं। तो ये जो रेड कलर में मैं हैचिंग जो किया हूं, दिस एरिया, ये वाला एरिया जो है, ये हमारा Q2 होता है, याद रखिए। Q1 क्या है, तो Q1 किसी एक साइकिल के लिए मैं ले लेता हूं, 1 2 3 डेज और 4 के लिए ले लेता हूं, मतलब ऑटो साइकिल के लिए लूं, तो Q1 क्या हो जाएगा, पूरा यहां से लेकर ये वाला जो एरिया होगा, ये टोटल एरिया will represent the Q1। then what is this, ये अंदर का फिर क्या